हेलो गाइस, तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स को आज स्टार्ट करने जाएंगे हम। कल पढ़ा था हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस देखते हैं किस प्रकार के दिए हुए हैं। बोल रहा ई बराबर एम सी स्क्वायर इक्वेशन नॉन एज ई बराबर एम सी स्क्वायर क्या होती है, मास एनर्जी रिलेशन होता है जिसको बताया था सर एल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ये कह रहा है किसने दिया था, तो किसने दिया था वो सर एल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इसको हम नाम देते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइंस इक्वेशन, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। जहां पर m क्या होता है अपने पास डायनेमिक मास, जिसकी वैल्यू होती है m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्या कहा था इन्होंने कि कोई भी मूविंग करती हुई यदि बॉडी होती है तो उसके पास एनर्जी इतनी होती है जिसका मास क्या होता है अपने पास वेरी करता है। m0 रेस्ट मास होता है, v वेलोसिटी होती है, c स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। जैसे कि कल के वीडियो लेक्चर में हमने बताया था आपको, क्रोमियम एंड कॉपर जो होते हैं अपने पास दो एक्सेप्शंस होते हैं जिनके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो s में कंप्लीट 2 ना जाके उससे पहले वाले में जाता है, x में ओनली 1 होता है। जैसे मैं बात करूं, यदि कल हमने जब पढ़ा था कॉपर का लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वह होता है 3d10 4s1। सिमिलरली हमारे पास जो क्रोमियम का होता है वह कितना होता है 3d5 4s1। बाकी सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर अपने पास 29, इसका एटॉमिक नंबर अपने पास 24। बाकी अगर यहाँ पे 26 है किसी का एटॉमिक नंबर तो वैसे आएगा 6, तो 3d6 4s2 आउटर सेल। यहाँ पे 27 तो 3d7 4s2, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा हमसे कंप्लीट का, तो कंप्लीट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे देखते हैं इधर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और कितना लिखेंगे 3d5 एंड 4s1। कितना होता है अपने पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये रहा 3d5 4s1। काउंट कर सकते हो इसको, कितना बैठना चाहिए अपने पास 24 2 2 4 4 6 10 10 2 12 6 18 5 23 एंड 24। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास किसका निकल के आ गया है, क्रोमियम का। अब बात करता है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पे एक सिंबल होता है अपने पास एच कट, जिसको हम क्या यूज करते हैं, एच कट की वैल्यू एच अपॉन 2 पाई। एच अपने पास होता है रिड्यूस्ड, सॉरी एच कट अपने पास होता है रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट, और एच अपने पास क्या होता है प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। एच क्या होता है हमारे पास प्यारे भाई, प्लांक कांस्टेंट। और एच की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 6.610 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकंड। अब से भी पूछ सकता है। देखो मैं आपके सामने अगर 10 ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रहा हूं तो उसके साथ साथ समझ लेना 20 से 25 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट डिस्कशन कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैं काफी सारी प्रॉब्लम इसी में सॉल्व करा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये भी पूछ सकता है कि एच की वैल्यू कितनी होती है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, वह इतनी होती है अपने पास। एच कट क्या होता है, रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है। अब ये बोल रहा है हमारे पास जो ये डेल एक्स डेल पी है, इन दोनों का प्रोडक्ट वह ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के। ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल के अंदर कहा गया था, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अंदर। अब हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल था क्या दरअसल में, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल था कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम और पोजीशन में जो चेंज है वो एक साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनके बीच कुछ रिलेशन होता है। ये क्या है, ये अपने पास है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये अपने पास है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, उनके बीच जो रिलेशन होता है वो इतना होता है। और ये जो फॉर्म होती है अपने पास, ये होती है मोर एक्यूरेसी में, किसमें, अधिक शुद्धता में, मोर एक्यूरेसी में इसकी फॉर्म होती है अपने पास। वरना इसका फॉर्मूला अपने पास क्या भी होता है, डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई भी होता है और एच भी होता है अपने पास, ठीक है ना। तो जो मोर एक्यूरेसी में अधिक शुद्धता के जो साथ यूज किया था वो ये होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में दूसरी बात में कैसे भी लिख सकते हैं, एच कट अपॉन 2 पाई। इसको क्या पढ़ते हैं, एच कट। एच कट की वैल्यू कितनी है अपने पास, एच अपॉन 2 पाई, तो सॉरी एच कट अपॉन 2 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। आगे देखते हैं, डी ऑर्बिट को शो करने के लिए सामान्यतः रूप से, मतलब जनरल फॉर्म में कितनी पाली, पाली का मतलब अपने पास होता है लोब्स, ठीक है, LOBS, कितने लोब्स खींचे जा सकते हैं, तो वो होते हैं अपने पास नंबर ऑफ लोब्स 4 खींचे जा सकते हैं, 4 ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब अपने पास बढ़ रहा है डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को बढ़ते हुए n+L वैल्यूज के बेस पर फिल करते हैं। ये किसने कहा था, इसे कहते हैं, तो ये बात किसने बताई थी हमारे को, ऑफबाउ ने। किसका प्रिंसिपल, ये ऑफबाउ का, AUFBAU, ऑफबाउ ने कहा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं इनको पहले, ठीक है ना। फिर बोलता है किसी एटम में n बराबर 4
एस बराबर माइनस, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प है ये वाला विकल्प, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विकल्प है। बोला किसी एटम में n बराबर 4 एंड s बराबर -12 वैल्यू के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो बताइए कोई। तो देखो मैंने कल आपको क्वेश्चन कराया था, कोई सेल जो होती है उस सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होते हैं, ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। उसको भरने का तरीका होता है अपने पास, किसी सेल में, सुनना ध्यान से इसको, किसी सेल में नंबर ऑफ सब सेल जो होती है वो n² होती है। कितनी होती है, n² होती है। मतलब कहने का मीनिंग क्या हुआ अपने पास, यदि एक सेल है तो उसमें कितनी सब सेल होंगी, एक होगी। सेल अपने पास कितनी है, 2 है, तो उसमें सब सेल कितनी होंगी, 4 हो जाएंगी अपने पास। इसी प्रकार जब हम इसको भरते हैं किसी एटम में वैल्यू के लिए, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सब सेल कितनी आएंगी अपने पास, n बराबर 4 के लिए, ठीक है। ये n बराबर यदि 4 है तो सब सेल कितनी बनेगी, n का स्क्वायर 16²। और सब सेल कौन सी होती है, जो ये वाली बनाते हैं इनको सब सेल्स कहते हैं। ये जो होते हैं अपने पास ये सब सेल्स होते हैं। तो कितने आएंगे ये, सॉरी 4 का स्क्वायर, तो वो अपने पास कितना आएगा 16। अब 16 सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो कितने होंगे, ठीक है ना। लेकिन अब 16 सब सेल है, एक सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2। एक में कितने जाते हैं मेरे प्यारे भाई, 2। एक में कितने गए, 2। तो इस प्रकार 16 में कितने जाएंगे, सॉरी कितना था ये 16, तो 16 में कितने गए 32, 16 में कितने गए 32। तो ऑप्शन में पूछ रहा है कि 32, बट अब s बराबर -12 कहाँ यूज हुआ, फिर s बराबर -12 कहाँ पर यूज हुआ। फिर जब इसको यूज करने का मीनिंग क्या था, कल मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर में जब किसी का स्पिन ऊपर की ओर होता है तो हम +12 यूज करते हैं, जब नीचे की ओर होता है तो -12 यूज करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब हमारे पास n बराबर 4 के लिए 16 क्या प्राप्त हुई, सब सेल, तो उन सब सेल में s बराबर -12 कितना मिलेगा, वो नीचे की ओर जो मिल रहा होगा। अब नीचे की ओर कितने मिलेंगे ऐसे अपने पास, 1 2 3 4 करके ऐसे अपने कितने मिलेंगे 16। तो इसका आंसर कितना आएगा 16, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा अपने पास 16, जो कि होगा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं, बोला क्रोमियम +3 Z बराबर 24 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, पहले ये नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा रफ करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे हम थोड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे जो नीचे लिखा हुआ है इन क्वेश्चंस के आंसर। देखते हैं इधर, हमसे क्या कह रहा है कि Z बराबर 24, एटॉमिक नंबर किसका है, क्रोमियम का, Z बराबर 24 है। में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, अभी लिखा था मैंने जस्ट पहले क्वेश्चन में, सॉरी ये रहा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आउटर सेल में देखो कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड क्या होते हैं आउटर सेल में, तो इसका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है 3d5 4s1। और जो भी इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो निकलते कहाँ से, आउटर सेल से। तो एक s से निकल गया, क्योंकि इसके पास कितना पॉजिटिव चार्ज है 3। तो कल की वीडियो में मैंने आपसे समझाया था, जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब उसने इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए होते हैं। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए अपने पास, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो इसके आउटर सेल से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो यहाँ से, कितना निकलेगा अपने पास, एक यहाँ से गया 2 यहाँ से गए, तो अपने पास आउटर सेल में बचे 3d3। और d में कितनी सब सेल होती है अपने पास 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब 3 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरेंगे, ऐसे करके हुंड के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये क्या किसने बताया था, हुंड ने। तो 1 2 3, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, सिर्फ उनको काउंट करते जो अनपेयर है। अनपेयर का मतलब जिनके साथ युग्म नहीं बना हुआ है, युग्म का मतलब पेयर होता है। पेयर इस प्रकार होता है 1 2 3, तो 3 जगह हमारे पास क्या थी, फिलिंग थी, मतलब सॉरी ब्लैंक थी। अब ब्लैंक थी तो इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम +3 में कितने आए, क्रोमियम +3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कितने आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वही अगर मोस्टली किसके पूछता है, डी ब्लॉक एलिमेंट के, जिसकी ट्रिक मैंने आपको कल बताई थी। सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, वही वाला स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, ये वाले जो लिखवाए थे हमने, ठीक है ना। देखते हैं इसको, डी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। अब डी ऑर्बिट में किसकी बात कर रहा है, डी ऑर्बिट की, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पेयर बात कर रहा है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पेयर डी ऑर्बिट में कितने होंगे, तो डी ऑर्बिट में कितने अपने पास सब सेल होते हैं 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 4 5, तो कितने आ रहे हैं मेरे प्यारे भाई, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पेयर 5। तो इसका आंसर कितना आ गया 5। पेयर का बात कर रहा हूँ, पेयर कितने बन रहे हैं अपने पास 5। ये क्या होता है 1 पेयर, ये 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, तो इसका आंसर आ गया 5 पेयर। बोला किसी इलेक्ट्रॉन की वेव एंड पार्टिकल, कण इसको बोलते हैं हिंदी में, कण इसको बोलते हैं तरंग। नेचर का मतलब प्रकृति, तो किसी इलेक्ट्रॉन की वेव तथा पार्टिकल नेचर के बीच रिलेशन कहलाता है। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का रिलेशन जो बताता है वह किसने बताया था, वह बताया था सर डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने एक बात और कही थी, एवरी मूविंग बॉडी हैज़ अ
एवरी मूविंग बॉडी हैज़ अ क्या अपने पास एक पार्टिकल रखता है, किस जो भी अपने पास क्या होता है मैटर वेव बोलते हैं जिसको। तो प्रत्येक चलती हुई बॉडी के साथ एक पार्टिकल जुड़ा हुआ होता है जिसको बोलते हैं मैटर वेव, ठीक है ना। वैसे वो फेज वेलोसिटी में ये वाली बात गलत भी होती है। फेज वेलोसिटी में क्या होता है, फेज वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाती है, तो वो थोड़ा तुम्हारा अलग कंसेप्ट है, यहीं पे आते हैं। तो क्या था, जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को शो करता है, जिसको कहते हैं डुअल नेचर। क्या भी बताया था इन्होंने, डुअल नेचर का कंसेप्ट किसने दिया था, सर डी ब्रोगली ने। डुअल नेचर, द्वैत प्रकृति, हिंदी में कहते हैं इसको द्वैत प्रकृति, किसने दिया था ये, सर डी ब्रोगली ने। इसको बताया तो डी ब्रोगली ने था, रिलेशन किसने दिया, डी ब्रोगली ने। अगर बात आए इसको प्रूव किसने किया था, इस वाली बात को, तो इस बात को प्रूव किया था डेविसन एंड जर्मर नाम के दो साइंटिस्ट ने, ठीक है ना। ये डेविसन जर्मर ने इसको प्रूव किया था, इसके द्वारा। किसको प्रूव किया था, जो बात अपने पास ये किसने बताई थी, वेव पार्टिकल दोनों अपने पास इलेक्ट्रॉन रखता है, इस नेचर को बताया था सर डी ब्रोगली ने, उसको एक्सप्लेन किया था डेविसन और जर्मर ने, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक से, रूल के अकॉर्डिंग किसी भी एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, 4 क्वांटम नंबर्स, मतलब ऑल क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होते, हो सकती किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की तो अपन इजीली निकाल लेते हैं। बात करते हैं, देखो मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। वैसे बताया किसने थे, आप किसने बताया था, पाउली ने, सॉरी ये बताया था पाउली साहब ने, PAULI, इसको नाम था पाउली एक्सक्लूजन लॉ। पाउली एक्सक्लूजन लॉ, पाउली का अपवर्जन का नियम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पाउली अपवर्जन लॉ। तो पाउली एक्सक्लूजन लॉ था जिसने बताया था कि किसी भी एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। कह रहे भैया हमें नहीं पच रही ये वाली बात। मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ अपने पास, 3D5 ले लिया मैंने अपने पास, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, और वो कौन से दो इलेक्ट्रॉन पकड़ लिए, ऐसे करके मैंने भर दिया इसको, ठीक है। 5 ऑर्बिट होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे करके मैंने ये फिल कर दिए। अब चूंकि यहाँ पर कितना आ रहा है 3, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है अपने पास 3, ठीक है। चूंकि d ऑर्बिटल तो मैंने कल आपको समझाया था s p d f, इनके लिए हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्याएं, ठीक है। तो इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर अपने पास कितना आया, l बराबर 0, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पास m एंड s की, m और s की। तो मैं बात कर रहा हूँ इसके लास्ट दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए देखना, अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें या इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, दोनों ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो s तो प्लस हाफ मिलने वाला है इसके लिए भी और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी, बाकी ये दोनों भी सेम रहेंगे। क्या कभी m दोनों के लिए सेम आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं सेम आएगा। और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट सेम आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक समझ रहे हो। मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज होने का मतलब डी के लिए मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट बताया था 0 -1, फिर अपने पास -2, फिर 1 एंड 2। अब ये इलेक्ट्रॉन किस में गया, इसमें, तो इसके लिए अपने पास m की वैल्यू कितनी आ रही है 2, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के लिए m कितना आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए m अपने पास कितना आ रहा है +1। अब आप कहो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिट में होते तब कैसा होता, तब ऑर्बिट में अगर एक होते तो m बराबर कितना आया था अपने पास 2। मान लो ये दोनों अगर इसी ऑर्बिट में चले जाते, इसी ऑर्बिट में सपोज दैट होते, तो m बराबर अपने पास दोनों के लिए 2 आता। क्या कभी s सेम आता, क्या स्पिन सेम रहता, नहीं। स्पिन क्या होता, एक के लिए ऊपर की ओर, एक की ओर नीचे के लिए, तो एक के लिए प्लस हाफ आता है और एक के लिए माइनस हाफ। तो ये किसने बताया था, पाउली ने अपने एक्सक्लूजन लॉ में, कि किसी भी एटम के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।